हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अफजल लॉजी में। आज मैं आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताने वाला हूँ कि ये अनुसूचियों को हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की आपको बताऊँगा कि किस तरह से याद कर सकते हैं अनुसूचियाँ। और अनुसूचियाँ होती क्या है आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे संविधान की अनुसूची। अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखो अनुसूची का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। अनुसूचियाँ एक्चुअली होती क्या, आप कोई किताब पढ़ते हो, ठीक है। किताब पढ़ने से पहले क्या करते हो, पहले उसके लेसन का नाम देखते हो कि किताब का लेसन का नाम क्या है, जिससे आपको डिफाइन हो जाता है कि लेसन में क्या मिलने वाला है। ठीक है, कोई सी किताब खोल के देख लो, इसमें पहले आपको लेसन का नाम मिलेंगे, फिर आप लेसन के अंदर पढ़ते हो कि कहानी क्या होती है। सेम वैसे ही भारतीय संविधान में पढ़ने से पहले हमें अनुसूचियाँ पढ़नी पड़ती है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें पढ़ने को। सेम ये अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब अनुसूचियाँ हो गई। अब बात करते हैं जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। ये डेट आपको याद होगी आई होप, मुझे पता है क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियो में डेट लिखी है। ये 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस टाइम पर अनुसूचियाँ कितनी थी? केवल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ? केवल 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे संविधान में कुछ संशोधन कर दिए गए, बदलाव कर दिए गए वक्त को देखते हुए, वक्त की लागत को देखते हुए। तो उसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई। ठीक है, आज वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हमें देखने को मिलती है हमारे संविधान के अंदर। तो सबसे पहले हम 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और बाकी 4 उसके बारे में हम आराम से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? प्रथम अनुसूची ऐसा क्या है? ठीक है, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। यानी ये बताया गया है कि भारत राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे का विकास कैसे करना है, कैसे कैसे राज्यों का निर्माण करना है, कैसे राज्यों की सीमाओं को बांटना है, सब आपको प्रथम अनुसूची में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची में क्या मिलता है देखने को? द्वितीय अनुसूची में आपको वेतन, पेंशन, भत्ते, यानी जितने भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े पद हैं, जितने भी सरकारी पद हैं, उन सबके वेतन, उनके पेंशन, उनके भत्तों के बारे में बताया गया कि किसको कितनी वेतन मिलेगी, किसको कितनी पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद, किसको कितना भत्ता मिलेगा। भत्ता मतलब होती है महंगाई, अलग अलग भत्ते अलग अलग होते हैं कि महंगाई का भत्ता होता है, कोई अलग अलग सुविधा के भत्ते दिए जाते हैं। अब किन किन को वेतन पेंशन की बात की गई है? जैसे कि भारत के राष्ट्रपति बड़ा पद है, सरकारी पद है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बारे में, और भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक, उन सबके पेंशन और वेतन के बारे में इस सूची में आपको देखने को मिलेगा, बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में क्या है? जिनका वर्णन अभी हमने कहा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब का वेतन के बारे में बताया गया था। अब इन सबकी शपथ ग्रहण कैसे होगी, उसका वर्णन आपको तृतीय अनुसूची में मिला गया है। यानी जब ये अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं, आपको तो पता ही है कि हम देश के नागरिक
अपने अपने पद का सही इस्तेमाल करेंगे, हम देश के विकास में योगदान देंगे। ऐसी कुछ शपथ वगैरह होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, आपको बताइए, ठीक है। कोई भी पीएम या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। तो पहले तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या बताया गया कि 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है कि किस तरह से राज्य का नाम रखा जाएगा, उनकी सीमाएं बांटी जाएगी, या फिर राज्य के अंदर कोई नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, वो सब आपको प्रथम अनुसूची में देखने को मिलेगा। अब ये द्वितीय तृतीय आप कैसे याद करोगे? पहले में किसकी बात की गई है? पहले में बात की गई वेतन की, उसके बाद शपथ की। आप कुछ सोचो, आप एक आम नागरिक हो, क्या है, आप एक आम नागरिक हो, आपको कहीं जॉब करनी है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे वहाँ पर? सबसे पहले आप वेतन देखेंगे ना, भाई मुझे वेतन कितनी मिलेगी, तभी तो मैं जॉब करूँगा वहाँ पर। जब वेतन मिल जाएगी, जब मुझे लगा कि हाँ भाई वेतन अच्छी मिल रही है, जब वेतन मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं शपथ लूँगा, उसके बाद मैं पद पर बैठूँगा। यही बात है ना, क्लियर है? तो पहले वेतन, उसके बाद शपथ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पहले शपथ आ गई वेतन, पहले वेतन फिर शपथ। अब बात करते हैं चौथे अनुसूची की, चतुर्थ अनुसूची में क्या कहा गया? चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा का वर्णन किया गया। यानी ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य की भी किस तरह से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाएगा, यानी किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में आएगी। आपको तो पता ही होगा कि राज्यसभा में सीटें आती हैं वो विधानसभा से आती है, ठीक है। यानी केंद्र और राज्य दोनों की बात कर रहे हैं, मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, कि राज्यसभा में केवल राज्य की विधानसभा से सीटें आती हैं, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं आती। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे देश के अंदर दो हैं जिनकी विधानसभा है, एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी है, ठीक है। जिनकी विधानसभा है, जिनकी विधानसभा होने के नाते तो वो भी अपने सीटें राज्यसभा में भेजती हैं। तो कितनी सीटें किस राज्य से आएंगी, इस चतुर्थ अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पंचम अनुसूची बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया है कि पूरे भारत के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आपको तो पता ही है, ये हमारे देश के अंदर कम यानी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में पाए जाते हैं। तो इनके विकास के लिए अलग से फैसिलिटीज़ है, अलग से सुविधा सरकार ने बनाई है। तो इनका प्रशासन किस तरह से होगा, कैसे इनका विकास करना है, ये आपको पंचम अनुसूची में देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हम SC और ST भी कहते हैं। SC ST मतलब क्या होता है? देखो, SC मतलब होती है शेड्यूल कास्ट, जो बोलते हैं अनुसूचित जाति, ये होती है ST शेड्यूल टेरिबल, यानी बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है। आई होप आपको इसकी फुल फॉर्म समझ में आ गई होगी, आपको याद भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं छठी अनुसूची की, छठी अनुसूची की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था आपको भी, ये पूरे भारत के जितने भी SC ST लोग हैं उन सबके प्रशासन के बारे में उल्लेख है पंचम में। लेकिन सिस्टम में क्या है? सिस्टम में केवल कुछ राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों का वर्णन किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जितनी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रहती है उनका प्रशासन के बारे में सिस्टम में बताया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? सप्तम अनुसूची। सातवीं अनुसूची में बताया गया, देखो, सात और शक्ति, सात शक्ति, ठीक है, ध्यान देना। यानी इसमें बताया गया है कि केंद्र व राज्य, देखो ध्यान रखना, मैंने केंद्र नहीं लिखा, मैंने केंद्र लिखा है और यहाँ पे लिखा है राज्य। यानी केंद्र सिर्फ एक ही है, राज्य बहुत सारे हैं। केंद्र व राज्यों के बीच में
शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, यानी कितनी शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, कितनी शक्तियाँ राज्यों के पास होगी, इन सबका वर्णन आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य के बीच 3 तरह की सूची पाई जाती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, पहली सूची क्या है, वो पहली सूची आपको देखने को मिलेगी संघ सूची। संघ सूची एक ऐसी सूची है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शक्तियाँ हैं, इसमें केवल वही कानून, मतलब जो भी संघ सूची के अंदर विषय आते हैं, ठीक है, जो भी इस संघ सूची के अंदर विषय आते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। किसको है, केवल केंद्र सरकार को, इसमें राज्य सरकार दखल नहीं देगी। एग्जाम्पल की आपको बताऊं, जैसे कि विदेशी मामले, युद्ध, परमाणु शक्तियाँ, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, उस पर राज्य दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दूसरी सूची की, यह है राज्य सूची। इसका नाम आप समझ ही होंगे, राज्य सूची की राज्य सूची। राज्य मतलब केवल राज्य, जब जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसको यह अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं कानून बना पा रही है तो उस सिलसिले में उसको देखते हुए केंद्र सरकार को ये अधिकार ये प्राप्त हो जाता है, मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची में। आगे राज्य सूची में क्या क्या आते हैं आपको पता होगी, पुलिस, जेल इत्यादि वगैरह बहुत सारे ऐसे विषय इसके अंदर आते हैं जो कि राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी और लास्ट सूची की, इसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। क्या है, दोनों को, केंद्र को भी और राज्यों को भी, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन आपको तो पता ही है बहुमत किसकी है, केंद्र की ज़्यादा वैल्यू हमारे देश के अंदर, तो बहुत से विषयों में कि केंद्र ही कानून बना सकती है। इसमें भी दोनों का अधिकार जरूरी है लेकिन केंद्र को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इस विषय में भी। इसमें विषय कौन सा आ गए, इसमें विषय आ गया आपकी शिक्षा, वन, क्योंकि जंगल तो आपको पता है राज्य में होते हैं और देश के अंदर होते हैं, तो वन दोनों के लिए विषय है, शिक्षा, वन आदि इत्यादि। इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इम्पोर्टेंट बात है, जब हमारा देश का संविधान बना था तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुछ विषय डिसाइड किए थे, भाई इतने विषय ही काउंटिंग थी कि इतने विषय होने चाहिए। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, कितने थे, 97 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे जब हमारा देश का लागू हुआ था। ठीक है, और समवर्ती में 47 विषय थे। ठीक है, जैसे कि शिक्षा, वन इत्यादि करके ऐसे विषय थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान अगर मैं बात करूँ, वर्तमान में 97 विषय जो बढ़कर संघ सूची में 3 विषय और जोड़ दिए गए, वो 100, आज के टाइम पे 100 विषय हैं इसके अंदर। इसमें घटकर 61 विषय रह गए हैं, इसमें घट गए। ठीक है, और इसमें आज के टाइम पर 52 विषय हैं, इसमें बढ़ गए हैं। तो ये भी ज़्यादा डेट याद रखना, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि किस सूची में कितने विषय हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में ज़्यादा पूछते हैं कि वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको। ठीक है, अब मैं लास्ट सूची में पढ़ाने वाला हूँ आपको, मीठा होता नहीं ये पढ़ाता हूँ आपको लास्ट सूची, 8वीं अनुसूची। देखो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, समझ रहे हो बात को। भाषा मतलब हमारे देश के अंदर कुछ भाषा ऐसी है जिन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जब 8वीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, आज के टाइम पे बढ़कर वो 22 भाषाएं हो गई हैं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। तो आप कैसे याद करोगे, जैसे कि मैंने बताया, पहला में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरे में वेतन शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। अब तीसरे में अलग कर दो उसको, इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है कि कैसे होना है। ठीक है,
और प्रथम और पंचम और षष्ठम को जोड़ दो, दोनों में क्या है, जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें पूरे भारत का है, इसमें कुछ राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद कर लोगे आप। अब सातवां में क्या है, शक्तियों को बड़ा किया गया है, किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। और आठवां क्या है, आठवां क्या है, लास्ट भाषा वर्णन किया गया है। क्लियर है आपको? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई है हमारे संविधान के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, सॉरी मिटवा रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपको वो भी अलग से याद हो जाए। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अनुसूची के बारे में। मैंने भी आपको 8 अनुसूचियाँ बताई हैं। अब मैं आपको 9, 10, 11, 12 उनका भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ अनुसूची के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नवी अनुसूची। नवी अनुसूची की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपको मैं बता दूं, जब हमारा देश का संविधान लागू हो चुका था, ठीक है, तो हमारे देश में ना विकास करने की बागडोर बहुत ज़्यादा कि विकास करना जल्दी जल्दी। क्या करना है? विकास करना है। विकास करने के लिए चाहिए भूमि सुधार। भूमि बहुत ज़्यादा बेकार थी, भूमि सुधार करने को दिक्कत आ रही थी बहुत सारी। ठीक है, उस टाइम पर जमींदारी प्रथा थी, जिसे ख़त्म करना था, जिससे ज़मीन हमें नहीं मिल पा रही थी, विकास करने की सरकार को ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। तो क्या हुआ, तो इस अनुसूची को जोड़ दिया गया और इसमें इस जोड़ने के बाद इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उन्मूलन का मतलब होता है धीरे खत्म कर दी गई। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 8वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 8वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया, यानी संविधान का पहला संशोधन जिसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश संविधान लागू हुआ था। यानी कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ही हमारे संविधान में पहला संशोधन करने की आवश्यकता आ गई थी, क्योंकि भूमि सुधार करना बहुत जरूरी था विकास करने के लिए। ठीक है, ये किधर हो गई। अब बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की। अब 10वीं अनुसूची क्या होती है? 10वीं अनुसूची में ऐसा क्या बताया गया कि इसकी जरूरत पड़ गई? तो 10वीं अनुसूची को हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि दल बदल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, देखो दल बदल जो जोड़ा गया है, पहले आपको बता दूं, दल बदल 52वां संशोधन 1985 में किया गया। ठीक है, 1985 में उस टाइम पर देश के हालात जो थे, उस टाइम पर देश के हालात ऐसे थे कि बहुत से नेता, उस टाइम पर छोटी छोटी पार्टियां देश के अंदर पैदा हो रही थी। ठीक है, तो क्या हो रहा था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, यानी कोई पार्टी जीत नहीं पा रही थी अच्छे से, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था। तो क्या कर रहे थे, एक नेता क्या कर रहा था, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी में, तीसरी छोड़कर चौथी पार्टी, ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो सरकार ने इसको देखा, तो इससे समस्या से निपटने के लिए, यानी कोई भी नेता अपने पार्टी को ना छोड़कर जाकर किसी पार्टी शामिल ना हो, अगर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो सदस्यता है, यानी जो जीता हुआ है उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, खत्म मानी जाएगी कि भाई तू वहाँ शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से चुनाव लड़, तब देश सदस्यता मानी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसलिए इस दल बदल की समस्या को रोकने के लिए हमारे देश में 52वां संशोधन किया गया 1985 में, ताकि ये समस्या रुक जाए। क्लियर है चीज? अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो कि 1991 से 1992 के बीच में किया गया था। 73वां संशोधन और 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि गांव, यानी नगर 73 संशोधन में गाँव के, जैसे कि नगर, जैसे कि पंचायत हो गई, उनके अधिकार क्या होंगे पंचायतों के, ग्राम पंचायत, उनके पास शक्तियाँ क्या होंगी, उन सबका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो कि 1991 1992 के बीच में हुआ। और ये 74वां संशोधन में क्या हुआ था, जो में नगर निगम होती हैं, उसमें उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके अधिकार क्या होंगे,
ठीक है। इन सब की बात इसमें की गई है। मतलब ये जो 73वां संशोधन था ना, ये ग्रामीण इलाके से संबंधित था, ठीक है। और ये जो 4था संशोधन हुआ, ये शहरी इलाके के लिए संबंधित है, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायती राज वगैरह सब शामिल किए गए, और इसमें शहरों में नगर निगम शामिल किए गए, स्थानीय स्वयं शामिल किए गए, ताकि शहरों का विकास निचले स्तर पर भी किया जा सके। तो ये आई होप आपको ये जो 4 अनुसूचियाँ हैं समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ वापस से। 9वीं अनुसूची भूमि में सुधार करने के लिए जोड़ी गई, ताकि देश में विकास आसानी से हो सके, जो कि पहला संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 में जोड़ी गई, क्योंकि उस टाइम पर देश के हालात इतने खराब हो रहे थे कि एक नेता वहाँ, एक दूसरा नेता वहाँ, तीसरा नेता वहाँ अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहा था। इस समस्या का निपटारा पाने के लिए दल बदल कानून लाया गया, जिससे इस समस्या छुटकारा पाया गया। उसके बाद 73वां संशोधन इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ग्रामीण इलाके में निचले स्तर पर विकास नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इसलिए 73वां संशोधन लाया गया। 74वां संशोधन शहरी इलाके के लिए लाया गया 1991-92 में। ये भी शहर के निचले स्तर पर विकास करने के लिए लाया गया। और आई होप आपको मेरी वीडियो में जितने भी मैंने आपको अनुसूची के बारे में बताया, 12 की 12 अनुसूचियाँ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इससे अच्छी और वीडियो ला सकूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, और उस चीज़ को याद कैसे करते हैं, क्योंकि ये सब किताबों में लिखा है। आप जाओ नेट पे जाकर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज़ होता है उसको समझना, उसको दिमाग में रहना, लंबे समय तक दिमाग में रहना। देखो अब मैं थोड़ा डाउट, मुझे दिक्कत होगी तो मेरा दिमाग क्यों चला गया था, अभी मैं थोड़ा डाउट हो गया था, लेकिन देखो अगर मेरे माइंड में वो चीज़ है तो वो दिमाग में रहती है। तो यही चीज़ है कि पढ़ते कैसे हैं, हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है, किताब से पढ़ ले, नेट से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ते कैसे जो दिमाग में बैठ जाए, जो हमारे लाइफ में काम आए, ठीक है बेटा। तो अच्छे से इसको रिवाइज करना। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी, तो आप वीडियो को वापस से बैक करो, दोबारा समझो, बैक करो, दोबारा समझो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। ओके।